हम तो ठीक है, आप यहाँ पर देखिए। तो हमारा जो ये रिएक्ट का जो सिलसिला है हमारा, आज हम इसमें एक और चीज़ बनाएंगे। ठीक है, आज हम इसमें रिएक्ट सर्वर बनाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में आज जानेंगे। हमने एक और सर्वर परसों भी बनाया था रिएक्ट के लिए। ठीक है, तो लेकिन उस वक्त आप 2 ही बच्चे आए थे। ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी भी बता देता हूँ आपको, सो दैट आपको मतलब अंडरस्टैंड हो कि रिएक्ट असल में क्या है एंड ये डिफरेंट कैसे है किससे, जो मतलब बाकी जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि हमने इससे पहले हैंडल बार्स भी इस्तेमाल किया था, लेकिन हैंडल बार्स से ये डिफरेंट कैसे है ना, तो वो भी हम मतलब जो है ना जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र रखें, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस जो फोल्डर मैंने यहाँ पर अभी बनाया ना रिएक्ट सर्वर, इस फोल्डर के अंदर ही आप या तो आप ओपन विद VS कोड कर लें, ठीक है, या तो आप ओपन इन इंटरवल करके कोड डॉट लिखें। ओके, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर जो है, सबसे पहले आप यहाँ पर कमांड जो है आपका जो CLI है कमांड लाइन, उसको ओपन करें। सबसे पहली चीज़, रिएक्ट जो है ना वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है असल में, यानी कि ये असल में जैसे आप जावास्क्रिप्ट लिखते थे ना फ्रंट एंड, वैसे ही यहाँ पर भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं फ्रंट एंड में ही, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्टिल नोड होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें नोड क्यों ज़रूरत है, बिकॉज इसमें बंडलिंग के लिए नोड ज़रूरत पड़ता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे नोड -v। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी नोड है, ठीक है, और आप ओब्वियसली npm भी यूज़ करोगे, तो आप अगर लिखोगे npm -v तो दोनों ही हमारे पास है। तो ये इस चीज़ को आप पहले ही देख ले कि क्या ये दोनों चीज़ें आपके पास है कि नहीं। देखो समटाइम्स क्या होता है कि दैट आपके पास ये दोनों ही चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना रिएक्ट ऐप नहीं बनेगी। तो उस केस में आप याद रखना कि शायद आपने नोड पहली बार इस्तेमाल किया हो अपनी सिस्टम पर। तो उस टाइम पर एक फ़ोल्डर होता है npm नाम का फ़ोल्डर, वो आपको एक रोमिंग नाम का एक फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मैनुअली बनाना पड़ता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं दिखाऊंगा उस वक्त। ठीक है, जैसे परसों निम्रता आपको आई थी, वो npm का फ़ोल्डर रोमिंग में एक जगह पर नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमने वो फिर बनाया। अब देखो यहाँ पर कमांड क्या लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर npx create react, ठीक है, ऐप, ठीक है, npx create react ऐप, और मान लो मैंने लिखा रोबोट्रेस, कुछ भी नाम रख लो, तो ये रोबोट्रेस आपकी ऐप का नाम होगा। देखो npx create react ऐप क्या है, इट्स अ कमांड, ठीक है, जो कि npx से आई है, और रोबोट्रेस आपने अपनी ऐप का नाम रखा। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर इसी रोबोट्रेस नाम से एक फोल्डर आ जाएगा, और इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमें नेसेसरी होंगी। जब तक ये हो जाएगा तब तक हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो रिएक्ट आया था 2009 में, ठीक है, और इसको जो है ना फेसबुक ने पहले मतलब इनिशिएट किया था, मतलब फेसबुक ने इसको लाया था मार्केट में। स्टार्टिंग में उन्होंने इसको अपने लिए यूज़ किया था, मतलब अपने मतलब इन हाउस, जिसको बोलते हैं इन हाउस टूल जिसको हम बोलते हैं। कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है ना, तो वो क्या करती हैं कि वो बहुत सारे टूल्स होते हैं इनके पास, लेकिन वो उन टूल्स को मतलब पब्लिक में, मतलब पब्लिक के लिए नहीं बनाती, वो अपने लिए बनाती है, अपने यूजेज के लिए। तो इन्होंने भी रिएक्ट जो है ना अपने यूजेज के लिए बनाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको लगा कि हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा टूल है, हो सकता है कि कम्युनिटी को इससे कोई फ़ायदा हो, यानी आम लोगों को इससे फ़ायदा हो। देखो Node.js जब बना था तो वो पहले ही ओपन सोर्स था। Node.js जब था वो पहले ही ओपन सोर्स था, क्योंकि वो ओपन सोर्स चीज़ों पर ही बना हुआ था। उसके अंदर जो V8 क्रोमियम इंजन था वो भी ओपन सोर्स ही था, वो गूगल ने पहले से ही जो है मतलब किया था ओपन सोर्स। इसी तरह से जो रिएक्ट है, रिएक्ट लाइब्रेरी पहले ओपन सोर्स नहीं थी, ये ओपन सोर्स हुई लगभग 2011-2012 में, ठीक है, उसके मतलब एंडिंग में, 2011 के एंडिंग में। उसके बाद बहुत टाइम तक लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि लोग और भी इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे थे उन दिनों, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में और भी चीज़ें थी, जैसे एंगुलर था, वेनिला JS था, उन दिनों एजेक्स भी चलता था, उन दिनों ये क्या बोलते हैं उसको Vue.js भी था, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के और भी कुछ फ्रेमवर्क्स थे जो उन दिनों चलते थे, मतलब जो लोग टेस्ट कर रहे थे। और अभी जो है ना रिएक्ट का मतलब कुछ खास मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, एंड लोगों ने इसके बहुत बड़े जो है ना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इसके लिए मतलब इसके नेगेटिव क्रिटिक्स बहुत आ गए। नेगेटिव क्रिटिक्स का मीनिंग क्या था, देखो हमारा क्या मकसद था, हमारे यहाँ पर होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स में उससे पहले
मतलब उससे 20 साल पहले, क्योंकि जब से ही इंटरनेट आया है, जब से HTML CSS आई है, लाइक मतलब 90s से 90 से लेकर 2009-10 तक आप समझ लो 20 साल तक हम स्टैंडर्ड मानते थे किसको, MVC को, मॉडल्स व्यूज एंड कंट्रोलर्स। आप बात समझ रहे हो, मॉडल्स व्यूज एंड कंट्रोलर्स, इसको माना जाता था स्टैंडर्ड टेम्पलेट। मॉडल्स हो गए, व्यूज हो गए, कंट्रोल, इसका मतलब हम मॉडल्स को अलग रखते थे, व्यूज को अलग रखते थे और कंट्रोलर्स को अलग रख सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो जो MVC के अंदर V है उसको आप अलग कर दो, ठीक है, उसको हम एक अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स को छोड़ो आप साइड में, लेकिन व्यूज जो है ना, व्यूज उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अलग लेंगे और उसके अंदर हम HTML CSS और जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे ना, कि जो फ्रंट एंड के अंदर क्या लिखोगे आप, HTML लिखोगे, CSS लिखोगे, जावा, इन्होंने बोला कि हम इन तीनों को एक ही फाइल में लिखेंगे। मतलब मोस्टली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द रिएक्ट प्रोजेक्ट जो होता है ना, उनमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में लिखा होता है, ठीक है। जबकि आपने जो भी अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, आपने कोशिश की होगी कि HTML को अलग रखो, CSS को अलग रखो, जावास्क्रिप्ट को अलग रखो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले HTML एंड जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके एक नया ही एक मतलब सिंटेक्स क्रिएट किया। उस सिंटेक्स को हम क्या बोलते हैं, JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड। तो मतलब इनकी इसमें जो रिएक्ट के अंदर जो फाइलें होती हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट फाइलें नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, वो होती हैं JSX फाइल्स। इसका मतलब होते हैं, उनको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड। क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड। तो वो क्या है, वो असल में हम कह सकते हैं कि वो HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि JSX किस तरह की शक्ल का होता है। तो उस वक्त जो क्रिटिक्स थे इसके, जो मतलब बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि दैट ये तो मतलब रूल के खिलाफ है। आप कैसे HTML और जावास्क्रिप्ट को इंटरमिंगल करके एक ही फाइल में लिखो, आपने HTML JS को मिलाकर क्या बना दिया, JSX। तो ये काम नहीं करेगा। और लोगों ने मतलब बहुत हेजिटेट किया इसमें काम करने के लिए, किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, किसी भी नहीं। मतलब आप ऐसा सोचो कि मतलब दुनिया में लगभग 1-2 साल तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने रिएक्ट को यूज भी किया, बिकॉज इसको जिसने भी यूज किया, जिसने भी इसका पैटर्न देखा ना काम कर, इसमें काम कैसे करना, तो उसको लगा कि ये तो टोटली डिफरेंट है, हम तो ऐसा करते ही नहीं थे, हम कहाँ मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करेंगे, नहीं हम नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद इसको नेटफ्लिक्स ने जो है ना अडॉप्ट किया। कुछ थे नेटफ्लिक्स के किसी इंजीनियर ने सोचा चलो हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, उसको अच्छा लगा तो नेटफ्लिक्स ने इसको पूरा ही अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद जब रिएक्ट को नेटफ्लिक्स ने अडॉप्ट किया एंड रिएक्ट पहले से ही फेसबुक के अंदर यूज हो रहा था, तो उसके बाद फिर सारे जो कंपनीज है ना, वो धीरे धीरे करके इसमें आ गई। एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज है ना, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। इवन मतलब आप देखोगे व्हाट्सअप में इसमें इसका यूज़ हुआ है, और हाँ व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में इसका यूज़ तो होना ही था, बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में फिर व्हाट्सअप को किसने खरीदा, फेसबुक ने ही, और इंस्टाग्राम को भी फेसबुक नहीं खरीदा, तो इन तीनों में तो होने ही वाला था, ठीक है। अगर मतलब बाकी कंपनीज अडॉप्ट करती भी नहीं तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप में तो इसका यूज़ होने वाला ही था। तो जितने भी लगभग फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पे रिएक्ट का इस्तेमाल होता है। और बाद में जो फेसबुक के बाहर जो कंपनी थी जिसने इसको पहली बार यूज़ किया, वो कौन थी, दैट वाज नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स ने भी इसको यूज़ किया। एक सीरीज़ है यूट्यूब पर इसके रिलेटेड, बर्थ ऑफ रिएक्ट के रिलेटेड, मतलब उसमें उसका टाइटल है बर्थ ऑफ रिएक्ट। वो आप देख लेना, वो मतलब यही कोई 45-50 मिनट्स की है। उसमें आप देख लेना कि इन्होंने इसको लॉन्च कैसे किया था, और इंटरनली उस वक्त कंपनी में क्या कल्चर था, उस वक्त कैसे मतलब कंपनी के अंदर क्या लड़ाइयाँ चल रही थी आपस में, कौन किसका मतलब ये था। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अब जब हमारा वो कंप्लीट हो गया, वो जो हमने कमांड रन किया था, इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कमांड रन करने के बाद आप देखो इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो वी आर हैविंग नोड मॉड्यूल्स, इसका मतलब बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है। वी आर हैविंग पैकेज जेसन, उसमें मैं बोलूँगा नहीं कि क्या है। पैकेज लॉग जेसन, वो भी आपको पता है। पैकेज जेसन में आपकी डिपेंडेंसीज हैं, पैकेज लॉग जेसन में जितनी भी नोड मॉड्यूल्स के अंदर डिपेंडेंसीज, उन सब का इन्फॉर्मेशन है। गिट इग्नोर फाइल में होता है कि जो वो वाली चीज़ें जो आप गिट पर नहीं चढ़ाना चाहते, गिट इग्नोर उसको बोलते हैं। यहाँ पर जो कंसर्न है ना, मतलब जो मेजर हमारा, जहाँ पर हमारा काम होगा, जो असल में हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो हमारा है पब्लिक और सोर्स, ठीक है। देखो पब्लिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उनको डिलीट कर दिया, इनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये कुछ ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। आप पहले ध्यान दे दो कि पब्लिक में हमारे पास यहाँ पर है index.html, ठीक है। क्या है, public.html,
इंडेक्स, इसमें भी बहुत सारी मतलब कमेंट्स वमेंट्स है, इनको मैं हटा देता हूँ और ये लिंक्स विंक्स भी मैंने हटा दी। आप चेक करो कि इसके अंदर है क्या, इसको मैं बेयर मिनिमम तक ले जाऊंगा। ये सिंपल सा एक एमेट है, ये एमेट हुआ है HTML के अंदर, एमेट करते हो ना आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर दबा के, ये एक एमेट है। टाइटल में इसको लिखा है रिएक्ट ऐप, आप टाइटल चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप इसमें टाइटल देख सकते हो लाइक रोबोट्रेस, है ना, ओके। और बाकी इसमें नो स्क्रिप्ट टैग लगा है और इसमें एक डिव है, और उस डिव की आईडी आप याद रखो क्या है, इस डिव की आईडी है रूट, बस इतना ही है और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब चेक करो सोर्स में क्या है, देखो सोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलबत्ता मैं यहाँ पर इसको जो है इन चीज़ों को भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने index.css डिलीट किया, लोगो डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, सेटअप, ये टेस्ट्स जो है इनको भी आप जो है ना डिलीट कर दो, ठीक है, टेस्ट्स को भी डिलीट कर दो, सब कुछ डिलीट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया खाली एक फाइल index.js। नाउ दिस इज योर मेन फाइल, ये आपकी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो index.html और index.js, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। अब index.js में क्या है चेक करो, मैं उसको भी बेयर मिनिमम तक ले जाता हूँ सो दैट आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड हो। देखो क्या हुआ है, तीन चीज़ें यहाँ पर इसने इंपॉर्टेंट की है, ठीक है। सबसे पहले इसने किया है रिएक्ट को इम्पोर्ट, बिकॉज हम रिएक्ट लाइब्रेरी के साथ काम करने वाले हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू इम्पोर्ट रिएक्ट। दूसरा इसने रिएक्ट डॉम को इम्पोर्ट किया है, कहाँ से, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से। इसी तरह से इसने ऐप को इम्पोर्ट किया जो कि ये है app.js, ठीक है। तीन चीज़ इसने इम्पोर्ट की है, और ये जो है ना, ये चीज़ बेहतर होगा कि ये चीज़ अगर आप मतलब खुद से लिखो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। देखो app.js में जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों ही फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। app.js को भी डिलीट कर लो, ठीक है, और सॉरी ये तो सारा कुछ डिलीट हो गया, हाँ चलो होने दो सारा डिलीट, ठीक है। अब आप देखो करना क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या है इस प्रोजेक्ट में, index.html, और सोर्स में कुछ भी नहीं, सोर्स फोल्डर खाली है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा index.js, ठीक है, index.js, हाँ बन गया। अब index.js के बाद सबसे पहले आप करोगे यहाँ पर import, ठीक है, react from react, ये मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी से आपको हिलाना है, ठीक है। तो इंपोर्ट आपने कर दिया रिएक्ट को। दूसरा आप रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट करो आप किसको, रिएक्ट डॉम को, कहाँ से, हाँ रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से, तो रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, तो ये भी हमने लाया, ठीक है ना। अब आप देखो क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए आप, उसका नाम होगा रूट, फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने रखा रूट, ठीक है। तो कांस्टेंट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम ऊपर बना हुआ है ना, इंपोर्ट हुआ है ना रिएक्ट डॉम, उसके अंदर अगर आप चेक करोगे देयर इज अ मेथड हाइड्रेट रूट और क्रिएट रूट, वहां पर दो ही मेथड्स हैं, आप चेक करो दो ही फंक्शन है ना वहां पर दिखा रहा है। तो आप क्रिएट रूट के ऊपर ऐसे कॉल कर लो, ये बोलता है कि यानी कि आप इसको बोलते हो कि रिएक्ट डॉम को आप बोल रहे हो कि आप रूट को मतलब क्रिएट करो, डॉट क्रिएट रूट। अब डॉट क्रिएट रूट का एक पैराम जाता है, एक पैराम इसमें आपको डालना है, और वो पैराम क्या है, वो एक डिव होना चाहिए, उस डिव की मान लो कोई आईडी, मतलब हमारे पास एक डिव है ना, उसकी आईडी हम इसमें डाल देते हैं। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के पहले हम देंगे रूट। तो हमने किसकी आईडी दे दी उसको, वो जो HTML के अंदर वो जो डिव बना है जिसकी आईडी रूट है। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि देखो भाई आप ना रूट के अंदर जो रूट है उसके अंदर आप रेंडर कर दो, रूट डॉट रेंडर, आप ऐसे लिख सकते हो रूट डॉट रेंडर, क्या रूट डॉट रेंडर, और इसके अंदर आप इसको लिखो क्या रेंडर करना है, ठीक है, रूट डॉट रेंडर, जो भी आप इसको बोलोगे रेंडर करने के लिए, लाइक अगर आप इसको बोलोगे कि तुम रेंडर करो इस तरह से एक एम्प्टी टैग, एक एम्प्टी टैग मतलब एक HTML का एम्प्टी टैग हम जब लिखते हैं ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिव, तो ऑब्वियसली मैं इसको बोलता हूँ कि रूट डॉट रेंडर डिव, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम रूट के अंदर रेंडर कर दो ये डिव को। अब इस डिव के अंदर मान लो लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, तो ये बताओ ये डिव कहाँ पर रेंडर होगा, उस डिव के अंदर जो कि मेन डिव है आपका, यानी कि वो जो मेन डिव है आपका। तो इस तरह से जो डॉम है ना, वो हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल डॉम क्रिएट की, किसके अंदर, उस रूट नाम के डिव के अंदर, रूट नाम के डिव के अंदर आपने एक वर्चुअल डॉम क्रिएट की। रिएक्ट में हमारे पास दो डॉम्स होते हैं, ठीक है, एक होता है फिजिकल डॉम जो कि पूरा मतलब जो कि आपके क्रोम ब्राउजर में दिखेगा,
जो एक्चुअल डॉम होती है, जो आपके ब्राउजर में दिखेगा। दूसरी डॉम होती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डॉम। क्या बोलते हैं? वर्चुअल डॉम। और वर्चुअल डॉम जो है ना वो आपके रैम के अंदर होती है। यानी कि असल में रिएक्ट काम कैसे करता है, ये क्यों इस तरह से, मतलब ये क्यों फास्ट है, और उसमें आप क्यों रियल टाइम में देखते हो चेंजेस होते हुए, आपको रिफ्रेश क्यों नहीं करना पड़ता पेज को। मैं आपको ऐसे बता दूं, आप देखते हो कि कभी कभी हम जब मैच देख रहे होते हैं, क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं, तो क्रिकेट मैच के टाइम पे आप स्कोर देख रहे होते हो, है ना, डैशबोर्ड पर स्कोर आ रहा होता है, मतलब किसी वेबसाइट पे आप हो, वहां पर स्कोर आप देख रहे हो, तो आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम वो स्कोर खुद से चेंज होता है, आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता पेज को। वो कैसे होता है, वो मतलब किस तरह से वहां पर उसको स्टेट को मैनेज करता है, वो मतलब फॉर एग्जांपल जहां पर वो लिखा हुआ है ना, जहां पर स्कोर लिखा हुआ, आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो स्कोर खुद से चेंज होता है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कन्वेंशनल वेबसाइट्स में जब हम उस किसी चीज को वैसे बनाएंगे ना, कन्वेंशनल चीज मतलब जैसे हम वेबसाइट्स बनाते थे, जैसे HBS में हो गया, या जिस तरह से आप बनाते हो वेबसाइट, उसमें जब आप कोई चेंज करते हो, जब तक आप रिलोड करोगे नहीं, ठीक है, तब तक तो वो होगा नहीं। या जब तक आप, मतलब चलो हमारे पास हॉट रिलोड तो होता है, लेकिन हॉट रिलोड हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम पे होता है, लेकिन जब एक्चुअल सर्वर पे फिर हमारी वेबसाइट चल रही होती है ना, वहां पर हॉट रिलोड नहीं होता उन वेबसाइट्स में। तो उसमें क्या होता है कि अगर वेबसाइट का कंटेंट चेंज भी हो जाए, आपका ब्राउजर खुद से रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है, आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन अब जो वो नई जो मॉडर्न एप्स है ना, उन मॉडर्न एप्स में क्या होता है कि आप रियल टाइम में डेटा देखते हो, आप रियल टाइम में देखते हो स्कोर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एनिमेशंस चल रहा है, और जो पीछे API से डेटा आ रहा है ना, वो रियल टाइम में आप डैशबोर्ड पर देख पाते हो विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। ये सब मुमकिन है जब आप रिएक्ट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्लिक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और रियल टाइम में इसमें जो है ना डेटा अपडेट हो जाता है, इसमें बहुत सारी मतलब फीचर्स है। तो कन्वेंशनल वेबसाइट्स में वो चीज़ें नहीं है। देखो जब आपने कन्वेंशनल वेबसाइट डिप्लॉय की होगी, आप देखोगे वो कितना मतलब धीरे धीरे चलती है, आप इसमें देखोगे आप ये कितना फास्ट है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने एक वर्चुअल डॉम ही असल में क्रिएट की, क्योंकि मैंने इसको बोला ना कि रिएक्ट डॉम के अंदर क्रिएट रूट। रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। रिएक्ट डॉम ही असल में हमारी वर्चुअल डॉम हम उसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो डॉम्स हैं, एक तो एक्चुअल डॉम, और वो एक्चुअल डॉम जो कि ब्राउजर पे अभी चल रही होगी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और उसी की एक हूबहू कॉपी आपकी रैम में होगी, ठीक है। तो एक्चुअल डॉम एंड वर्चुअल डॉम। तो जब चेंजेस होती है ना, चेंजेस पहले कहाँ पर होती है? चेंजेस पहले वर्चुअल डॉम में होती है। जब भी कोई चेंज होता है, जब भी कोई चेंज API से आता है, तो पहले अपडेट क्या होती है? पहले अपडेट वर्चुअल डॉम होती है। क्या होती है? पहले वर्चुअल डॉम अपडेट होती है। उसके बाद जो रिएक्ट लाइब्रेरी है ना, वो दोनों डॉम्स को कंपेयर करती है। वो देखती है कि एक्चुअल डॉम एंड वर्चुअल डॉम में डिफरेंस क्या है, और जहां पर डिफरेंस है ना, बस उतने ही पार्ट को अपडेट कर देती है, न कि पूरा पेज। आप समझ रहे हो? पूरा पेज रिलोड नहीं होता रिएक्ट में, बल्कि उतना ही रिलोड होता है जितना चेंजेस होता। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो असल में डिफरेंस चेक करती है, किसके बीच में? एक्चुअल डॉम एंड वर्चुअल डॉम के बीच में। तो एक्चुअल डॉम एंड वर्चुअल डॉम के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कौन करता है? रिएक्ट। और जो मतलब खुद रिएक्ट डॉम है, उससे आप एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हो। तो ये दो लाइब्रेरीज अगर आप देखोगे, देखो अगर आप पैकेज जेसन में जाओ, आपके पास दो लाइब्रेरीज है, एक तो है रिएक्ट और दूसरा है रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट का काम है सिर्फ क्या करना? डिफरेंस चेक करना, किस में? वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम में। एंड रिएक्ट डॉम की मदद से आप वो डॉम क्रिएट करते हो, ठीक है। तो डॉम आपको पता है, जो आपने डॉम पढ़ा होगा HTML के अंदर, वो जो हायरार्की होती है, div के अंदर div के अंदर div, फिर उसके बाद उसमें इमेज, उसमें H1, उसी को तो आप बोलते हो ना डॉम। तो डॉम यानी कि वो एक डॉम ट्री जो होता है ना, हमारे पास दो डॉम ट्री होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है एक्चुअल, दूसरा होता है वर्चुअल। और वर्चुअल में चेंजेस करना क्यों आसान है? देखो वर्चुअल रैम के अंदर है, तो वो तो किसी को दिखता भी नहीं है। तो रैम के अंदर आपने उसके अंदर चेंजेस कर दी, फिर रिएक्ट लाइब्रेरी उसके बीच में क्या करती है? कंपैरिजन के बाद जब उसको लगता है ना कि एक्चुअल डॉम में कोई एक चीज जो है ना वो मिसिंग है, कोई एक चीज डिफरेंट है, वर्चुअल डॉम में वो डिफरेंट है और एक्चुअल डॉम में वो डिफरेंट है, तो बस वो उसको उस कंपोनेंट से बदल देती है। यानी कि वो वर्चुअल डॉम से वो कंपोनेंट उठाकर कहां पर माउंट कर देती है? उस एक्चुअल डॉम के अंदर। ये ऐसे समझ लो जैसे लेगो खेला होगा आपने या पजल्स खेले होंगे। ये ऐसा है कि वर्चुअल डॉम के अंदर एक पीस है जो कि एक्चुअल डॉम में नहीं है। तो वो क्या करता है? रिएक्ट का काम होता है वर्चुअल डॉम से उस लेगो पीस को उठाकर कहां पर डाल दो? एक्चुअल डॉम के उस जगह पर जहां पर वो मिसिंग है। तो इससे क्या होता है ना कि बाकी का ऐप का जो स्ट्रक्चर है ना,
बाकी जो डॉम का जो स्ट्रक्चर है ना वो वैसे का वैसा ही रहता है, और सिर्फ वो एक चीज़ चेंज हो जाती है, और ये हमारी बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में होता है। तो इससे हमें लगता है कि हाँ भाई ये जो है ना पेज रिफ्रेश हुआ ही नहीं। देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं, मान लो आप 2011 में फेसबुक पर कमेंट कर रहे हो, बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले जिन दिनों फेसबुक आया था उन दिनों, मान लो 2005-6 में आया था, मान लो आप 7-8 की बात करो, उन दिनों देखो क्या होता था, डॉम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मान लो आजकल की सिनेरियो पर आप ऐसे देखो, आप किसी फेसबुक पेज पर हो या किसी इंस्टाग्राम रील पर आप कमेंट कर रहे हो, अब कमेंट करने के बाद कमेंट हो गया, अब आप अगर आप सिंपली सी हैश के अंदर कोड करोगे, या अगर आप किसी दूसरे कन्वेंशनल इसमें कोड करोगे, कन्वेंशनल वेबसाइट जैसे अगर आपने बनाई होगी, जैसे आप कमेंट करोगे, कमेंट हो गया, इसके बाद क्या करना है, आप उसको जरूरी करोगे ना रीडायरेक्ट टू पेज, आप उसको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करोगे ना, मान लो इसी कमेंट पेज पे ही रीडायरेक्ट करेंगे तो आपका कमेंट खो गया है ना, क्योंकि अब आप कहाँ उस कमेंट के सैलाब में कहाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो है, पहले हम क्या करते थे, ये तो आपने देखा क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आपको लगता है कि दुनिया सब हमेशा ऐसी ही थी, दुनिया ऐसी नहीं थी उस वक्त। देखो अगर आज भी आप किसी वेबसाइट पर अगर कमेंट करोगे तो कमेंट करने के बाद क्या होता है, वो पेज रीलोड होता है, अगर वहां पर 10,000 कमेंट्स होंगे तो आपका कमेंट आपको कहाँ मिलेगा फिर, ठीक है ना, और उस वक्त के बीच में और कितने लोगों ने कमेंट किए होंगे तो आपका कमेंट खो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेसबुक को आ रहा था ना कमेंट सेक्शन के अंदर, इसके बारे में पढ़ना, ये कमेंट सेक्शन में असली में प्रॉब्लम थी। जो फेसबुक का कमेंट सेक्शन है, जब हम पोस्ट करते थे फिर पोस्ट के ऊपर कमेंट्स होते थे, तो उन दिनों इंस्टाग्राम अभी मतलब अर्ली स्टेजेस में था, ठीक है, अभी पता नहीं मतलब कहाँ था वो अर्ली स्टेज, 2011 में तो इंस्टाग्राम था ही नहीं मान लो, ठीक है, और अभी बहुत सारे जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी ना उन पे ट्रैफिक उतना नहीं था जितना फेसबुक पर ट्रैफिक था। तो वहां पर जब कोई पोस्ट करता था उस पर जब बहुत सारे कमेंट्स करने बैठ जाते थे ना, तो पेज इतनी बार रिफ्रेश होता था कि उसमें तो फॉर एग्जांपल एक तो लोगों को अपने कमेंट नजर ही नहीं आते थे, अपने ही कमेंट्स घूम जाते थे, ठीक है, कमेंट किया फिर वो पता नहीं किधर गया उसके बाद। और उसमें जो है ना स्टेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था फेसबुक के लिए। तो मतलब दे वेर यूजिंग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एजैक्स यूज करके थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन फिर जब और ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, और ज़्यादा पोस्ट्स बढ़ने लगे, फिर जब इस पर फेसबुक पर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लगा तो इनको लगा कि नहीं, इसको हम कन्वेंशनल जावास्क्रिप्ट की मदद से मतलब कर सकते हैं, हम कन्वेंशनल जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको हैंडल, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें इसके लिए कुछ ईजी मेथड होना चाहिए। तो उसी ईजी मेथड को बनाने के लिए इन्होंने रिएक्ट को लाया था। तो इन शॉर्ट रिएक्ट का जो मेन मकसद है ना, रिएक्ट का जो मेन मकसद है वो है स्टेट मैनेजमेंट। क्या है? स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि असल में जो आपकी स्क्रीन पर है वो रहना चाहिए, और जो अपडेट्स है वही होने चाहिए, वही चेंज होने चाहिए। अपडेट जैसे कि मैंने कमेंट किया तो ठीक है, कमेंट पुश करने के बाद नया क्या है वेबसाइट में, मेरा कमेंट, बस मेरा कमेंट वहां पर आना चाहिए, बाकी पूरी की पूरी जो पेज है ना सगळ्याच रिफ्रेश गसेन कि, वरना क्या होता अगर यूट्यूब पुराने स्टाइल में बना होता, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो नीचे से कमेंट कर रहे हो, होता है ना ऐसा, आपका वीडियो भी देख रहे हो कमेंट भी कर रहे हो, तो कमेंट आप करते पेज रिफ्रेश होता, वीडियो कहाँ से चलती, स्टार्टिंग से, वीडियो कैसे स्टार्ट पर रिलोड। तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टेट यानी कि जो वटेवर हमारी जो स्क्रीन पर है, वटेवर जो डॉम के अंदर है, उसको डॉम को वहीं पे होल्ड करके रखो, ठीक है, जो चेंजेस है वो बस लेके आओ कहाँ से। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, जैसे हम करते हैं ना कभी फेयर एंड रफ, फेयर पर आपका क्या होता है, फेयर कॉपी जो आपकी होती है उस पर आपका एक्चुअल काम होता है, रफ कॉपी पर क्या होता है आपका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन। तो आप क्या करते हो, सारी कैलकुलेशंस कहाँ पर होती हैं, वर्चुअल को यानी कि रफ कॉपी पे, ठीक है। फिर जब आपको वहां पर आंसर निकल के आता है, आप क्या करते हो, आप वही चीज, वही 3-4 लाइनें जो आपको वहां से निकल के आती है ना, जो आपको लगता है हाँ ये लाइन और ये लाइन मुझे लिखनी चाहिए, वो आप एक्चुअल डॉम में लिखे आते हो। तो इट्स लाइक जो डॉम आप ब्राउजर पर देख रहे हो वो फेयर कॉपी है, और जो रैम में जो चल रहा है ना कैलकुलेशन वो रफ कॉपी है, ठीक है। सारी कैलकुलेशंस वहां पर होके फिर एक्चुअल डॉम में सिर्फ उसका अपडेट आ जाता है, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए आप देखो एक स्टार्ट कमांड पहले से यहाँ पर बनी हुई है, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक स्टार्ट कमांड बनी हुई है, तो हम लिखेंगे npm start। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखो npm start। तो हाँ यहाँ देखो नहीं चलेगा, इसकी रीजन क्या है, आपको इस रोबोट्रेस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। अभी आप कहाँ पर हो, रिएक्ट सर्वर में, तो आपको लिखना है cd रोबो ट्रेस, आपको ऐसे लिखना है cd रोबो ट्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो आप npm
यानी कि रूट फोल्डर में, जो आपका मेन फोल्डर है उसी के अंदर आपको लिखना है npm start। तो आप देखोगे npm start की मदद से आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली ब्राउजर खुल जाएगा लोकल होस्ट 3000 पर। तो इसका डिफाइंड पोर्ट है 3000 पोर्ट, और यहाँ पर आपकी जो रिएक्ट ऐप है ना वो चल जाएगी। पहली बार इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ये यहाँ पर आएगा नहीं। देखो इसने क्या यहाँ पर दिखाया, हेलो वर्ल्ड। अब देखो ये कैसे चला, मैंने फिर से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट किया रिएक्ट को, उसके बाद अपनी रिएक्ट डॉम, उसके बाद आपने रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया और रूट नाम के फोल्डर के अंदर एक रिएक्ट डॉम क्रिएट कर ली। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, कहाँ पर, रूट नाम के फोल्डर में, आईडी जिसकी है, और बाद में आप रूट डॉट रेंडर करते हो div को। अब देखो इसका यहाँ पर ही हम समझेंगे कंपोनेंट, इसका स्ट्रक्चर, जो कंपोनेंट इसका है ना, उसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड यूआई। यहाँ पर जो हम यूआई बनाते हैं ना वो क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड। तो हम एक काम करते हैं, सोर्स के अंदर में जाके एक और मान लो एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। सोर्स के अंदर आप फोल्डर बना लो, या मैं पहले एक फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ app.jsx। क्या नाम रखते हैं, app.jsx। और यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, ये वाला दिस वन, ये ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निप, ये आप करेंगे इंस्टॉल। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो RAFCE, क्या लिखोगे, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा। एक तो खुद से रिएक्ट इंपोर्ट भी हो गया और ऐप नाम से एक फंक्शन बन गई, और वो रिटर्न क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है एक div को। देखो आज तक आपने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कोई फंक्शन देखी नहीं होगी कि जो HTML रिटर्न करती हो। तो ये जो ये फंक्शन है ना, ये खास रिएक्ट ने बनाई है। इट्स कॉल्ड एज अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ये फंक्शन बेस्ड, ये फंक्शन नहीं है, इट्स अ कंपोनेंट। ये क्या है, ये कंपोनेंट, इसको बोलते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ये एक फंक्शन है जो रिटर्न क्या करती है, जो रिटर्न करती है div को, ठीक है। कम से कम एक div तो आपको रिटर्न करना ही करना है। अगर आप किसी भी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर div रिटर्न नहीं करते हो तो वो एरर देगा, ठीक है। इसीलिए आपको कम से कम एक div रिटर्न करना है। और अगर आप एक div रिटर्न नहीं करना चाहते तो कम से कम एक एम्प्टी टैग ही रिटर्न कर लो। इसको हम बोलते हैं JSX फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं, JSX फ्रैगमेंट। तो एक एम्प्टी टैग, एक एम्प्टी टैग को आप क्या बोलते हो, JSX फ्रैगमेंट। सही है। तो अब मैंने यहां पर ही इसको बोला कि चलो अब अगर हम यहां पर एक div ही रिटर्न करते हैं, चलो मैं इसको लिखूंगा हेलो फ्रॉम द div। हाँ, हेलो फ्रॉम द div, ठीक है। हेलो फ्रॉम द div, आई एम इन ऐप। मैं कहां पर हूं, मैं ऐप में हूं। मान लो ऐसे लिखा मैंने। अब ये ऐप क्या है, इट्स अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग। जब भी आप इस फंक्शन को इन्वोक करोगे, जब भी फंक्शन को इन्वोक करोगे क्या चलेगा, HTML चलेगा, ठीक है। इसीलिए तो वर्चुअल डॉम के लिए आसान है HTML के उन कंपोनेंट्स को बदलना, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप एक बड़ा सिंगल पेज नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या होती हैं असल में, वो छोटी छोटी कंपोनेंट्स असल में फंक्शंस होती हैं। आपकी मर्जी आप कब कौन सी इन्वोक करो, है ना, है ना। तो जिस फंक्शन को आप इन्वोक करोगे वही तो चलेगा ना। अब चेक करो, मैंने index.js में लिखा था इससे पहले root.render, फिर div के अंदर मैंने क्या चलाया था, हेलो वर्ल्ड। देखो मैं इसको बोलूंगा डायरेक्टली, मैं इसको बोलूंगा कि root.render तुम ऐप को रेंडर करो, ऐप को। अब ऐप क्या है, हाँ देखो ऐप जो है, मैं ऐसे दिखाता हूं। देखो ऐप जो है ना वो ऐसे है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। आपने ऐप कोई, ये याद रखना, ऐप कोई HTML नहीं है, ऐप एक फंक्शन है। और वहां पर अगर आप देखोगे app.jsx के अंदर वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहां पर मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने इंपोर्ट किया ऐप को, और मैं इसको बोलता हूं कि root.render ऐप, तुम ऐप को रेंडर करो। इट मींस यानी कि मैंने ऐप फंक्शन इन्वोक की, मैंने ऐप फंक्शन को इन्वोक किया। अब जब ऐप फंक्शन इन्वोक होगा, आप चेक करो यहां पर क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम द div, आई एम इन द ऐप। इसका मतलब HTML यहां पर ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो यहां पर HTML नहीं है, वो असल में उसको हम बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड। और जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन, और वही फंक्शन रिटर्न क्या करती है, HTML, ठीक है। और हाँ ये याद रखना, जावास्क्रिप्ट फंक्शन HTML रेंडर नहीं कर सकती, ठीक है। इट्स नॉट जावास्क्रिप्ट, इट इज जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, बिकॉज सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये फंक्शनैलिटीज है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया root.render, तुम ऐप को रेंडर करो, ठीक है। और ऐप के अंदर ये सब चल रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें और भी चीजें लाते हैं,
ठीक है, इसमें और भी चीज़ें लाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँ शॉर्ट में, मैं यहाँ पर सोर्स के अंदर और भी एक फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा कंपोनेंट्स। मैं यहाँ इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें करके दिखाऊंगा, बिकॉज इसके बाद ये एक टेम्पलेट है, हम यहाँ पर एक टेम्पलेट बना रहे हैं। तो ठीक है, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, उसका नाम होगा navbar, ठीक है। और हाँ, इन JSX फाइल्स का नाम कैपिटल से शुरू होता है, ठीक है। तो navbar, इसी तरह से मैंने एक फाइल बना दी फुटर, ठीक है, footer.jsx, और इसी तरह से मैंने इसमें एक और फाइल बनाई home.jsx, ठीक है, home.jsx। कितनी फाइलें हो गई? 3, और तीनों ही फाइलों में मैं करके रखूंगा RAFCE, ठीक है। चलो ये हो गया navbar। होम के अंदर भी क्या करो, RAFCE, इससे मतलब हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन कंपोनेंट, एरो फंक्शन कंपोनेंट। तो हाँ, अपनी मर्जी, आपको जो बनाना होगा, जो पेजेस आपको बनाने होंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई कन्वेंशन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वो नाम रखेंगे तो एरर आ जाएगा, अपनी मर्जी है। तो फुटर, navbar, होम, ऐप, मैंने खुद ही नाम, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है index.js, ठीक है, क्योंकि index.js और index.html इनके बीच में बाइंडिंग हो चुकी होती है। तो अगर आप डिफरेंट नाम रखोगे तो इस बेचारे index.html को पता नहीं चलेगा कि जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमेशा किस फाइल को ढूंढेगा, ये हमेशा index.js। तो ये इंपॉर्टेंट है index.js फाइल। बाकी जितनी भी फाइल्स आप बना रहे हो वो अपनी मर्जी के हिसाब से आप बना लो, अपने नाम रखो आप। अलबत्ता यहाँ पर वेरिएबल का नाम ये भी अपना रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चेक करो, ये भी मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब app.jsx में अब चेक करो, मैंने रिटर्न क्या किया था, एक div। क्या मैं इसके अंदर रिटर्न कर सकता हूं दूसरी फंक्शन? ऑब्वियसली, फंक्शन के अंदर तो दूसरी फंक्शन रिटर्न हो जाती है ना, ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। देखो, मैं navbar को यहाँ पर इसको बोलूंगा कि तुम एक navbar जो है ना, navbar, हालांकि मैंने इसके अंदर भी कुछ बनाया नहीं, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम navbar को जो है ना यहाँ पर रखो। तो ठीक है, तो मैं navbar, तो देखो कहाँ से इंपोर्ट हुआ, कंपोनेंट्स navbar से अभी बनाया। उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि देखो बीच में होना चाहिए होम, चलो होम भी आ गया, होम भी वहीं से हो गया, कंपोनेंट्स होम, और दूसरा फुटर। अब देखो इसमें एरर आ गया, पता है क्यों? क्योंकि मैं 3 कंपोनेंट्स इसको बोल रहा हूँ रिटर्न करने के लिए, 3 फंक्शंस रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। हमने इसको बोलना कि देखो तुम रिटर्न करो एक JSX फ्रेगमेंट, तुम एक JSX फ्रेगमेंट रिटर्न करो, ये 3 चीजें उसके अंदर, ठीक है। तो आप जो है ना, आप एक ही div रिटर्न कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप एक ही div रिटर्न कर सकते हो, या एक ही फंक्शन। तो देखो मैंने एक सिंगल टेम्पलेट यहाँ पर, आप देखो मैंने एक एम्प्टी टैग यहाँ पर रिटर्न किया, उसके अंदर फिर navbar, होम और फुटर। तो इसमें जो है ना एरर खत्म हो गया। और देखो ये मुझे एरर बोल रहा है कि फुटर है ही नहीं, तो फुटर भी आ गया, चलो आ गया, सही है ना, सही है। तो अब मैं इस तरह से समझो इसको, index.js के अंदर मैंने ऐप को रेंडर किया, इसमें मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है, सही है ना। इसके अंदर मैंने किसको रेंडर किया, ऐप को। app.jsx में कर रहा हूं इन तीनों को रेंडर। इट मींस ये फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रही है और उस फंक्शन के अंदर फिर 3 फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। अब चेक करो, अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या आ गया, navbar, होम, फुटर, क्योंकि ऐसे ही है ना, navbar, होम और फुटर। तो navbar का कोड कहां पर लिखा है, navbar के अंदर। तो अगर आप F12 प्रेस करोगे आप डायरेक्टली navbar में पहुंचोगे। तो देखो मैं यहाँ पर navbar का क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा मोटा navbar बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर एक UL रिटर्न करता हूँ और उसके अंदर एक li, ठीक है, और li के अंदर आप लिखो ऐसे होम, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी li's बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक और li बना लो, ठीक है। li के बाद लिखो अबाउट, ठीक है, और इसके बाद आप लिखो ऐसे ही कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये li बनानी थी, ठीक है, li, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट इसके अंदर, चलो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, देखो ये हो गया आपका navbar, लेकिन इसको आपने स्टाइल करना है। स्टाइलिंग कैसे करोगे आप? देखो स्टाइलिंग के लिए आप एक काम करो, आप यहीं पर इसी कंपोनेंट्स में ही आप एक और फाइल बना लो, उसका नाम रखो navbar.css। तो navbar की अपनी CSS फाइल, ठीक है। तो navbar.css, और यहाँ पर आप लिखोगे .navbar, यानी कि आप navbar क्लास के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, ठीक है, आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो। आप जस्टिफाई कंटेंट नहीं, बैकग्राउंड कलर जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, मान लो एक्वा, ठीक है,
या कोई दूसरा कलर अगर एक्वा पसंद नहीं है, ठीक है, एक्वा थोड़ा इस तरह से रख देते हैं, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर कलर जो है वो भी क्या कर दें आप, वाइट, ठीक है। और साथ ही में सैस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि देखो इसके अंदर जो यूएल है, किसके अंदर, नैबार के अंदर, जो उसके ऊपर आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है। और उसमें जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप उसको भी नन कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप उसको आप नन कर दें, ठीक है। और फिर यूएल के अंदर एक एलआई है, तो एलआई के ऊपर भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, ठीक है। और आप इसके ऊपर मार्जिन राइट जो है, मार्जिन राइट वो दे दो 20 पिक्सल का, तो ठीक है, चेक करते हैं कैसा दिखेगा अभी। अब हाँ, ये अभी दिखेगा नहीं क्योंकि neighbor.jsx में आपने फाइल को इंपोर्ट किया नहीं। एक तो आप इस div की क्लास रखोगे, ये जो ये div है ना, देखो क्लास नहीं होता यहाँ पर क्लास नेम होता है, तो आप इसको क्लास नेम रखो। क्यों, इसकी रीजन है बिकॉज इट इज जावास्क्रिप्ट फाइल। अगर आप क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो जावास्क्रिप्ट में क्लास कीवर्ड रिजर्व्ड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस होती है ना, तो उसको फिर आपस में उनको तजाद हो जाएगा, अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, डॉट स्लैश, ठीक है, navbar, ठीक है, navbar.css, तो ठीक है, ये भी हो गया। अब चेक करो, अब ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, तो ठीक है, आपका एक navbar बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फुटर भी बनाओगे, ठीक है, आप फुटर भी बना लो। यहाँ पर आप इसमें लिखो, मान लो जैसे ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, ऑल राइट्स, बस इतना ही मैंने लिखा, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और हाँ, इसके साथ भी एक फाइल आप इंपोर्ट कर लो, कौन सी, इंपोर्ट ऐसे देखो, डॉट स्लैश फुटर डॉट CSS। अब ये फाइल मत है ही, कंट्रोल क्लिक करके इसी पर ऐसे प्रेस कर दो, बोलेगा फाइल नहीं है, आप क्रिएट फाइल कर दो, कंट्रोल क्लिक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखो डॉट फुटर के बाद इसमें आप लिखो टेक्स्ट अलाइन कर देना उसमें सेंटर, और उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वही लगा दो जो आपका था, जो ब्लैक था उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट, ठीक है। और साइज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जब ऐसा कर दिया तो ये फिलहाल हो गया ना फुटर। अब फुटर में आप यहाँ पर इसकी क्लास क्या लगा दोगे, क्लास नेम फुटर, तो इसके ऊपर भी CSS लग जाएगी, देखो लग गई। और हाँ, इसके ऊपर फुटर के ऊपर भी आपको कलर जो है ना, कलर चेंज करना पड़ेगा, तो कलर आप लगा दो कुछ भी, ठीक है, तो कलर आ गया। ऑल राइट, कलर डिफरेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चेक करें हम, अब हमारा मेन जो है ना, मेन, अब जो होम है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, होम को div, और मैं इसको div को इसमें डाल दूं, ठीक है, और इस div की क्लास रखूंगा मैं मेन, क्या रखूंगा, मेन, तो मेन क्लास के अंदर होम है। और यहां पर एक और CSS फाइल बनाऊंगा बाहर, ठीक है, सोर्स के अंदर मैंने एक फाइल बनानी है, उसका नाम रखूंगा app.css, या इसको हम नाम रखेंगे ग्लोबल CSS। क्या नाम रखेंगे, global.css, ठीक है। और इस ग्लोबल CSS को मैं यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है, इंपोर्ट डॉट स्लैश ग्लोबल, ठीक है, डॉट CSS, ओके। तो ग्लोबल CSS, और ग्लोबल CSS के अंदर मैं यहां पर डॉट मेन के ऊपर जो है, एक तो डॉट मेन के ऊपर मैं लिखूंगा कि देखो मिनिमम हाइट जो है, मिनिमम हाइट वो होनी, सॉरी मिनिमम विड्थ नहीं, मिनिमम हाइट, तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 90 VH, कितनी, 90 VH। तो ये किसके ऊपर लग जाएगी, ये इस div के ऊपर लग जाएगी, उस div के अंदर होम है, चलो ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो मिनिमम हाइट, इस div की मिनिमम हाइट कितनी है, 90 VH, इसलिए आप देख रहे हो फुटर इधर आ गया, तो ये जो मेन div है इसकी हाइट कितनी हो गई, 90 VH। और आप देखो यहाँ पर थोड़ी सी इसमें ऊपर गैप है ना, ऊपर से थोड़ी सी गैप है, ये किस वजह से है, बिकॉज ग्लोबल CSS में आप एक और काम करो, वो आप बॉडी के ऊपर करते हो ना, बॉडी के ऊपर क्या, मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है, तो मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दो आप, ठीक है, पैडिंग 0, फिलहाल मैंने खाली मार्जिन और पैडिंग 0 कर दिया, तो देखो ये पूरा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहां तक तो हो गया, ठीक है, यहां तक तो हो गया। इसका मतलब बेसिक आर्किटेक्चर जो आपका है ना, ऊपर navbar, यहां पर फुटर और बीच में होम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब आपको अबाउट पेज पे जाना होगा, फिर किस div में वो अबाउट पेज चलना चाहिए, मतलब अगर आप यहां पर क्या, कौन से पेज पे हो, अभी होम पेज पर, अभी आप लोकल होस्ट 3000 पे, अब आप कहोगे कि चलो मुझे अबाउट पे जाना है।
अगर आप अबाउट पे क्लिक करोगे, बताओ कौन सा कंटेंट चेंज होना चाहिए? क्या नया बार चेंज होगा? नहीं, नया बार तो रहेगा, फुटर भी रहेगा, सिर्फ बीच में जो है ना, बीच में यानी कि शॉर्ट में हम उसको कह सकते हैं होम कंपोनेंट चेंज होना चाहिए, होम कंपोनेंट चेंज। तो हम होम कंपोनेंट की जगह पर दूसरा कंपोनेंट लगा देंगे अबाउट। लेकिन ये मत मैं मैन्युअली करूंगा, मैं मत यहाँ पर होम को काट के यहाँ पर अबाउट लगाऊंगा, नहीं, ये हम किससे करेंगे? इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी, इसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। क्या नाम है? हाँ, तो मैं करूंगा npm i react router DOM, ऐसे लिखेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक ही लाइन में लिखा मैंने, अलबत्ता ये यहाँ पर 2 लाइंस में दिख रहा है। npm i react router DOM एंटर करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, अलबत्ता ये रिएक्ट के साथ पूरा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो मैंने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया, देखो इंस्टॉल हो गया। अब चेक करो, देखो क्या करना है। आपने एक यहां पर लिखना है, दैट्स कॉल्ड एज ब्राउजर राउटर। क्या लिखते हैं? ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर। देखो ये खुद से नहीं आया, मत, कोई बात नहीं। देखो क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, इंपोर्ट, ऐसे करली ब्रेसेस लगा दो, फ्रॉम, हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी है वहां से, तो ऐसे लिखेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। देखो कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, क्या करना है इंपोर्ट वहां से, हाँ सारी चीजें। तो मैं सबसे पहली चीज क्या करनी है, ब्राउजर राउटर। तो देखो ब्राउजर राउटर आ गया, तो मैंने ब्राउजर राउटर कहां से किया, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर, देखो आ गया ब्राउजर राउटर। देखो ये भी एक, आप देख रहे होंगे कि हम HTML पढ़ रहे थे, ये क्या हो गया। देखो HTML रिएक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर वेस्टिंग टाइम अगर आप HTML के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। HTML CSS ये सारी घटिया चीज़ें, ठीक है। अभी देखो आप, ब्राउजर राउटर मैंने ला दिया। ब्राउजर राउटर के अंदर आपको पूरी ऐप को रैप करना है, यानी कि ये जो पूरा नया बार, ये किसके अंदर जाएगा, इसी के अंदर। ये जो फुटर वुटर सब कुछ आपने बनाया है ना, ये सब कुछ किसके अंदर जाएगा, ये सब कुछ इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सब कुछ इसी के अंदर डाल दिया, आप चेक करो, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये फ्रैगमेंट जो है ना, ये फ्रैगमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ्रैगमेंट आप हटा दो। ये इसने एरर क्यों मार दिया, ब्राउजर राउटर पर एंड, हाँ देखो भाई, नहीं, इसको रहने देते, इसको रहने देते, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको आप टोटली जो है ना यहाँ पर नया लिखो, ठीक है। देखो क्या क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ आप इसकी हायरार्की कैसे सेट करोगे। सबसे पहले तो आप एक, मान लो एक डिव बना दो, ठीक है, या एम्प्टी टैग बना लो। उसके अंदर आप क्या करोगे, ब्राउजर राउटर, तो ठीक है, सारी की सारी ऐप, देखो एरर खत्म है ना, एरर मत है। ऊपर आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नया बार, ठीक है, चलो नया बार, और हाँ नया बार क्लोजिंग टैग, ठीक है। नया बार इस तरह से है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। फिर नया बार के बाद फुटर, ठीक है, सही है ना। अब नया बार के बाद फुटर, तो ये हो गया फिलहाल। देखो ब्राउजर राउटर के अंदर ये 2 चीजें तो चाहिए आपको, नया बार और फुटर, बीच का मसला है ना। लेकिन वो होम भी किस तरह से आपको चाहिए, मतलब अलग अलग राउट्स पर। तो यहाँ पर अपने राउट्स बनाने, तो आप लिखोगे राउट्स, क्या लिखोगे, राउट्स। अभी जब आप राउट्स लिखोगे, एंटर करोगे, आप देखेंगे ऊपर राउट्स भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो राउट्स ऐसे, ठीक है, राउट्स, और राउट्स के बीच में आप लिखोगे राउट, क्या लिखोगे, राउट, ऐसे। तो राउट जो है, राउट्स और उसके अंदर क्या, राउट। तो देखो हाँ देखो ये भी इंपोर्ट हो गया, कहां से, तो 3 चीजें मैंने इंपोर्ट की, कहां से, रिएक्ट राउटर डॉम से, ब्राउजर राउटर, रूट एंड राउट्स। अब ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, आपके पास है ब्राउजर राउटर, हायरार्की में एक क्या है, एक सबसे पहले ब्राउजर राउटर। देखो यहाँ पर डिव लगाने की जरूरत थी नहीं, आप एक JSX फ्रैगमेंट भी लगा सकते थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलेगा फ्रैगमेंट। तो ठीक है, मैंने रिटर्न क्या किया, मैंने रिटर्न एक JSX फ्रैगमेंट कर दिया, ब्राउजर राउटर, फिर नया बार, और फिर राउट्स। देखो राउट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राउट के एट्रीब्यूट देख लो। राउट का एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि इसमें राउट होगा पाथ, ठीक है, तो पाथ हम लिखेंगे स्लैश, ठीक है, पाथ होगा स्लैश। और एलिमेंट यानी कि रेंडर क्या करना है, रेंडर आप ऐसे लिखोगे, एलिमेंट रेंडर कर देना होम, ठीक है, आया समझ।
तो आप इसको बोल रहे हो कि देखो जब भी कोई स्लैश पाथ पे जाएगा तुम्हें होम रेंडर करना है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें राउट्स बनाओ। आप एक और राउट बनाओ, ठीक है, राउट, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे कि देखो पाथ, ठीक है, पाथ है स्लैश अबाउट, ठीक है, और तुम क्या दिखाओगे, तुम दिखाना अबाउट, ठीक है। अब देखो अबाउट नाम का कोई पेज तो है नहीं, है ना, अबाउट नाम का कोई पेज ही नहीं है। तो आपको अगर इसको आप सेव करोगे, देखो एरर मारेगा, बोल रहा है कि अबाउट इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले जाके आपको कंपोनेंट्स में क्या करना है, आपको एक अबाउट डॉट JSX नाम से एक फंक्शन बनानी है, वहां पर RAFCE करना है, फिर सेव करना है, फिर जाके आप वापस जाओ ऐप डॉट JSX में और इस अबाउट को जो ऐसे देखो भाई अबाउट भी आ गया, कहां से, कंपोनेंट्स अबाउट से। तो इसका मतलब आप चेक करो क्या होगा, इट मींस कि जब भी कोई स्लैश राउट पे जाएगा तो होम, जब भी कोई अबाउट राउट पे जाएगा तो अबाउट पेज। लेकिन नाउ बार एंड फुटर राउट्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब नाउ बार कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट कभी भी री रेंडर होगा ही नहीं, री रेंडर सिर्फ उसके बीच का पार्ट होगा। और इसी चीज को आप डिव में रखोगे या इन्हीं रूट्स को आप, चलो रूट्स तो हमने डिव में रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन राउट्स को एक डिव में रखोगे जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा मेन, ठीक है। तो आप यहां पर एक ऐसे इस तरह से इसको डिव में डाल दो और हाँ डिव को हम क्लास नेम रखेंगे मेन, उसके ऊपर CSS क्या लग जाएगी 90 VH। इसका मतलब 90 VH की हाइट लग जाएगी दोनों पेजेस पर। किस किस पेज पर, होम पेज पर भी अबाउट पेज पे, है ना। तो इससे जो है ना, इससे सेम टू सेम CSS दोनों पे लगेगी। ओके, यहां तक तो हो गया। अब चेक करो, अगर मैं अब देखूं, फिलहाल ये तो गया, हम तो ब्राउजर राउटर से ही गए, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस डिव को हटा देते हैं पहले, देखते हैं इसके बगैर चलेगा कि नहीं। हाँ, इसके बगैर चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। असल में जो रूट्स है ना, रूट्स डायरेक्टली, रूट्स के अंदर डायरेक्टली राउट होनी चाहिए। तो आपको वो जो डिव है ना वो पूरे राउट्स पे ही लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, क्लास नेम मेन, तो ठीक है, देखो ये चल गया। और देखो होम के ऊपर क्या लग गई पूरी की पूरी। अब अगर मैं जाऊं, अगर कोई जाएगा स्लैश अबाउट पर, तो देखो अबाउट पेज पे पहुंचे हम। ये स्लैश अबाउट पे अबाउट लिखा आ रहा है, आ रहा है कहीं से तो, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ इसमें क्या मसला है। एक काम करते हैं, ग्लोबल CSS में लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, सब कुछ सेंटर कर देते सो दैट ये दिखे, क्योंकि इसमें थोड़ा स्क्रीन में मसला है, ठीक है, थोड़ा सा दिखता नहीं, आधा ही दिखता। हाँ देखो अबाउट कहाँ पर आ गया, बीच में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स किया। देखो अगर हम होम पर जाएंगे तो यहाँ पर होम लिख के आ गया। इसका मतलब कंटेंट सिर्फ किस चीज का चेंज हो रहा है, सिर्फ में बीच का, सेंटर वाला। नाव बार एंड फुटर री रेंडर नहीं होता। यही है रिएक्ट की खासियत की, जो चीज चेंज ही नहीं है एक्चुअल डॉम के अंदर, जिस चीज के अंदर अपडेट नहीं है वो अपडेट नहीं होगा, सिर्फ अपडेट वही होगा जो, इसका मतलब नया बार तो यहां पर हमेशा ही रहेगा। नया बार में कोई चेंज नहीं, फुटर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ जब मैं स्लैश पे जाता हूं तो होम चल जाता है, होम कंपोनेंट माउंट हो जाता है। एंड व्हेन आई गो टू स्लैश अबाउट तो अबाउट जो है ना अबाउट रेंडर होता है। अब मैं यहीं पे सारे राउट्स बना दूंगा, जैसे कि मैं यहां पर एक और राउट बना सकता हूं, ठीक है, एक और राउट बनाएंगे, ठीक है, और उस राउट का नाम रखेंगे पाथ, पाथ हम रखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, और हाँ वो भी मैं दिखाऊंगा ना अभी, ठीक है, एलिमेंट ना, ठीक है। अब देखो एलिमेंट कौन सा है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, सेव करूंगा ये एरर देगा। सबसे पहले मुझे जाके कंपोनेंट्स में एक और फाइल बनानी है, contact.jsx, और वहां पर करना RAFCE, सेव कर दो, और यहाँ पर app.jsx में ये कॉन्टैक्ट जो है ना, इसको ऐसे कॉन्टैक्ट लिखो, देखो आ रहा है कंपोनेंट्स कॉन्टैक्ट, स्लैश दबा दो, एंटर दबा दो, तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट भी आ गया। अब इंपोर्ट भी होगा। आप देखो 3 राउट्स है मेरे पास, ये टोटल में नैव बार, फुटर और बीच में कितने राउट्स चल रहे हैं, 3 राउट्स, और वो डिव मेन में चल रहे हैं, और डिव मेन पर ग्लोबल CSS लगी हुई है, उसके ऊपर फिलहाल हमने ये कर दिया मिनिमम हाइट, बाकी चीज। और हाँ, इसमें आप फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो अभी, ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं
लार्जर कर देते हैं या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कर देते हैं, पूरा बॉडी के ऊपर ही फॉन्ट फैमिली कोई दूसरी लगा देते हैं, सो दैट फॉन्ट फैमिली हमेशा हम यूज़ करते हैं एराइल, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो होम आ गया। अब आपको 3 राउट्स हैं, क्या क्या, अबाउट, ठीक है, और दूसरा है अबाउट के बदले में कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलो भाई कॉन्टैक्ट भी आ गया। तो इसका मतलब तीनों राउट्स चल रहे हैं। पहले राउटिंग ही सीखनी है, पहले राउटिंग ही करनी है। अब देखो अब क्या मसला है। अब मसला है कि देखो अब मैं इनके ऊपर तो क्लिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो इनमें ये तो कुछ नहीं है, ये तो एल में मैंने लिंक नहीं, मैंने उसको मत एचरेफ बनाया था। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप यहाँ पर नया बार में जाए। नया बार में जो होम है ये क्या है, एल में खाली लिखा है होम, ये कोई एंकर टैग तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं एक एंकर टैग बनाऊंगा। तो ठीक है, आपने एक एंकर टैग बनाया और एंकर टैग के अंदर आपने डाल दिया होम, ठीक है। तो होम, और होम का क्या देंगे, होम का देंगे एचरेफ। एचरेफ क्या है, एचरेफ है स्लैश, ठीक है। इसी तरह से यही काम आप अबाउट के लिए भी कर लो, ठीक है। हालांकि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। चलो ये भी हो गया एचरेफ, सही। एचरेफ क्या रखोगे, स्लैश अबाउट। इसका मतलब अब ये लिंक्स हो गई। अब देखो ये लिंक्स हो गई। देखो अगर कोई अबाउट पे जाएगा, ये अबाउट पे जा रहा है, अगर कोई होम पे जाएगा तो ये होम पे जा रहा है, सही है ना, चल रहा है ये। और हाँ, navbar.css में जाके li के अंदर लिखो ऐसे, li के अंदर है a, है ना, a के ऊपर कलर कर दो वाइट, ठीक है, सो दैट ये दिखे, और उसके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नॉन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नॉन। सेव कर देते हैं। चलो अब इससे देखो, इसे HTML CSS को भी आपका अंदाजा हो जाएगा मैं कैसे लिखता हूँ HTML से। धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर आपके सामने UI बनाऊंगा, HTML CSS आप ऐसे भी सीख जाओगे, ठीक है। तो होम, चलो भाई होम चल गया, अबाउट चल गया, लेकिन देखो रिलोड हो रहा है ना, रिलोड हो रहा है ना। इट मीन्स ये तो इसकी एक्चुअल एसेंस नहीं है, ये तो रिलोड हो रहा है। देखो रिलोड इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया। ये तो हम कन्वेंशनल HTML का टैग यूज कर रहे हैं, हमें यूज करना है किसको, रिएक्ट को। हम यूज करेंगे लिंक को। चलो मैं एक और चीज करता हूं, मैं यहां पर यूज करूंगा लिंक को। किसको, और लिंक कहां से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैंने लिंक का इस्तेमाल किया। तो लिंक यहां पर देखते हैं, चलो ये यहां पर लिंक का इस्तेमाल किया। लिंक का होता है टू, क्या होता है, टू, बाकी सेम ही है। टू में लिखो स्लैश कॉन्टैक्ट, ऐसे बस, और कुछ नहीं। उसमें href होता है, इसमें टू होता है, बस। अब चेक करो, अगर मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूं, देखो अगर मैं अबाउट पर हूं, अबाउट के टाइम पे रिलोड हो रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट के टाइम पे रिलोड ही नहीं हो रहा मत। तो इसका मतलब मुझे इन hrefs को किससे बदलना है, मुझे इनको लिंक से बदलना है, ठीक है। मुझे इनको लिंक से बदलना है, ठीक है। और चेक करो, इसको भी लिंक से बदल देते हैं, और href की जगह हम लिखेंगे टू, ठीक है, href की जगह पे टू। तो इससे थोड़ा सा अब HTML में भी चेंजेस हो रही हैं यहाँ पर, हाँ, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ये जावास्क्रिप्ट में सिंगल कॉमा, सिंगल और डबल एक ही होता है, ठीक है, सेम ही होता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब देखना ये कैसे चलेगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब पेज रिफ्रेश भी हो रहा है। ये इसी को हम बोलते हैं सिंगल पेज ऐप। हालांकि सिंगल पेज नहीं है ये पेज, बट ये दिखता नहीं है सिंगल पेज। ये लगता है कि जैसे हम एक ही पेज पर है, आया समझ। तो कंटेंट भी चेंज हो रहा है एंड बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। एंड हमने इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया, लिंक का, ठीक है, इसमें हमने लिंक का इस्तेमाल किया। इसका मतलब नया बार पे आप ऐसे ही लिंक्स बनाते रहोगे। और लिंक कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ठीक है ना, ये समझ जाओ आप। अब इसमें अब हमने कॉन्सेप्ट देखना है। ऐप पेरेंट कंपोनेंट है। ऐप क्या है, उसके जितने भी ये नया बार है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, फुटर है, उसके बच्चे हैं। इनको बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो भी आपको नहीं पता। तो मैं आपको इस तरह से बताऊं, index.js में हम इसको टोटली मतलब क्लीन रखते हैं, ठीक है। और हमने वो काम का हम यहाँ पर भी कर सकते थे, हमें क्यों यहाँ पर ऐप को रेंडर करना पड़ा, फिर ऐप के अंदर बाकी सारी चीज़ रेंडर कर रहे हो, क्यों ना हम ऐप का काम यहीं पर कर ले, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ऐप हम ये फाइलें हम और भी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी हमें बहुत सारे पर्पसेस है जिनके लिए हम इसको फिर यूज़ करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि वो कोड फिर आपस में मिक्सअप हो जाए। तो ठीक है, तो अब चेक करो,
अभी मेरे पास जितने भी एक कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? चाइल्ड कंपोनेंट्स। तो अब रिएक्ट सिंपल है सीखना, उसकी एक रीजन है। इसमें हम बोलते हैं कि डेटा डाउन, ठीक है, डेटा डाउन और ये इवेंट्स अप, डेटा डाउन इवेंट्स अप। क्या बोलते हैं? डेटा डाउन इवेंट्स अप। डेटा डाउन का मतलब देखो क्या होता है। देखो आप पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट यहां पर लिख सकते हो रिटर्न से पहले। यू डोंट हैव टू राइट स्क्रिप्ट टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखो, नहीं, ये तो खुद एक फंक्शन है। दिस इज एन हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन। रिटर्न तो आप बाद में करते हो, रिटर्न तो फंक्शन का एंड होता है। रिटर्न से पहले क्या करना है? रिटर्न से पहले आप यहां पर बहुत सारा कोड लिख सकते हो। लाइक आई कैन राइट, मैं सिंपल सा कोड लिखता हूं, कांस्टेंट x इज इक्वल टू मान लो 34, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से आप लिखो मान लो कांस्टेंट y इज इक्वल टू समथिंग। आप पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन करो, वहां पर आपको किसी ने नहीं रोका है। अब अगर मैं लिखूं कांस्टेंट x इज इक्वल टू लाइक मैं लिखूं यहां पर इरफान यूसुफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इरफान यूसुफ जो है ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रिंग है। अब जावास्क्रिप्ट में मत हमें टाइप्स मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसे यूजर नेम इज इक्वल टू इरफान यूसुफ लिखेंगे। इसका मतलब मैंने डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाया जो एक जिसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और आप देखो आप क्या कर सकते हो यहां पर, आप इसको एज अ डेटा समझो, आप इसको समझो ये डेटा है, ठीक है। आप इस डेटा को पास कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। लाइक क्या, कहां मैं ऐसे लिखूंगा नैव बार, ठीक है। नैव बार के अंदर मैं लिखूं इसको कि यूजर नेम जो है, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई यूजर नेम प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। मैं इसको बोलूंगा कि देखो यूजर नेम जो है ना वो यूजर नेम है। तो एक तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। आप ऐसा समझ लो वो करली ब्रेसेस में यूजर नेम कोलन यूजर नेम। अब यूजर नेम की है, ये वाला यूजर नेम क्या है? की है। और ये क्या है? यूजर नेम, ये वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी इरफान यूसुफ है, आप चेक कर सकते हैं ना। और ये यूजर नेम क्या है? दिस यूजर नेम, दिस इज की। आप चाहो तो इसको किसी और नाम से भी सेव रख सकते हो, यूजर, यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम। तो यूजर इज इक्वल टू इरफान यूसुफ, यही होगा ना। ये मैंने किसके अंदर पास किया? नया बार के अंदर। लेकिन एक्चुअल डेटा कहां पर है? हाँ, एक्चुअल डेटा यहां पर है। इसी तरह से अब मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये मैं ये होम के अंदर करता हूं सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। तो मैंने लिखा होम यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम। नया बार के अंदर मैंने ये नहीं किया, मैंने ये काम किसके अंदर किया? होम के अंदर। अब होम के अंदर करो या नया बार करो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, होम कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है। होम कंपोनेंट के अंदर क्या है? होम कंपोनेंट इज ए फंक्शन। तो उसके अंदर आप लिखोगे ऐसे प्रॉप्स। क्या लिखोगे? प्रॉप्स। आपने लिखा प्रॉप्स। डिव के अंदर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं वेलकम, ठीक है, वेलकम, ठीक है। अब मुझे किसको वेलकम करना है? यूजर नेम को। क्या यहां पर वो डेटा कैसे आएगा? देखो मैं लिखूंगा करली ब्रेसेस, क्या लिखूंगा? और मैं लिखूंगा इसको प्रॉप्स डॉट यूजर। क्या लिखूंगा? अब देखो क्या हो जाएगा जब आप होम पे जाओ, वेलकम इरफान। डेटा कहां से आ रहा है? इसके पेरेंट से। इसके पेरेंट्स, हम इस तरह से बात, इसके पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है? ऐप। इट मींस डेटा आ रहा है इसके पेरेंट से। और यहां पर याद रखना रिएक्ट में जो डेटा फ्लो है ना वो है पेरेंट टू चाइल्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि डेटा आ कहां से आ रहा है? पेरेंट से, जा किधर आया? चाइल्ड से। तो इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। इसमें डेटा रिवर्स में नहीं जा सकता। आप यहां से डेटा उठाकर, होम से डेटा उठाकर ऐप को नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें किस तरह का डेटा होता है? मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ऐप का इंडेक्स का डेटा, index.js का डेटा, index.js का डेटा जा सकता है ऐप में, ऐप का डेटा जा सकता है होम में। आप समझो हायरार्की को। पहले, सबसे पहले हायरार्की में कौन है? index.js। अगर मैंने ये वेरिएबल कहां पे बना होता? यहां पर बहका ये पर्टिकुलर मैं इससे यहां से ऐप में डालता, ऐप से डालता किस में? चिल्ड्रन में। तो इसका मतलब जो भी हमारा फॉर एग्जांपल ये जो मतलब डेटा जो हम पुश करते हैं ना कंपोनेंट्स को, वो कहां से जाता है? वो पेरेंट टू चाइल्ड जाता है। इससे भी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी एज ए डेवलपर, ठीक है। तो मान लो यहां पर यूजर नेम इज इक्वल टू इरफान यूसुफ। अब ये कहां से आएगा ये यूजर नेम? ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं आएगा, ये जरूरी डेटाबेस से आएगा। तो डेटाबेस डेटा फेच करेगा यहां पर, लेकिन वो देगा सारे कंपोनेंट्स को यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करके। आधा अगर जो डेटा यूज यहां पर चाहिए उसको यहां पर दे देगा, अबाउट को जो डेटा चाहेगा अबाउट को दे देंगे, कॉन्टैक्ट में जो डेटा चाहेगा वो कॉन्टैक्ट में दे देंगे। इसका मतलब इससे क्या होता है कि एक डेटा
एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में आप डेटा रख सकते हो, आप सेंट्रलाइज्ड स्टोर में डेटा रख सकते हो और वहीं से डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स कंपोनेंट, यानी कि डेटा कहां से कहां तक जाता है, पेरेंट टू चाइल्ड। अब एंगुलर अगर आप देखते हैं, एंगुलर आपको याद होगा ना कि एंगुलर नाम की भी एक चीज है, उसमें बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। क्या होता है? तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट, एंगुलर रिएक्ट में यही फर्क है सबसे पहले कि उसमें यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, उसमें डेटा फ्लो दोनों तरह से होता है, उसमें पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, दोनों ही एक दूसरे को डेटा जो है ना मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, पेरेंट और चाइल्ड दोनों ही डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डेटा सिर्फ कहाँ से होता है? हायरार्की से। हायरार्की मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, क्या ये डेटा मैं फिर आगे भी ले जा सकता? हाँ, और नीचे मान लो अगर होम के अंदर भी कोई कंपोनेंट हो, मान लो ऐसे, मैं ऐसे दिखाता हूं, चलो इन कंपोनेंट्स के बाहर मैं एक और कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूं, उसको नाम रखता हूं शेयर्ड कंपोनेंट। क्या नाम रखते हैं? शेयर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। शेयर्ड कंपोनेंट्स मैंने नाम रखा, और शेयर्ड कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बनाया मान लो एक फाइल, उसका नाम है card.jsx। क्या नाम है? card.jsx। और यहां पर क्या करता हूं? RAFCE। क्या करते हैं? RAFCE, ठीक है। अब देखो ये कार्ड यहां पर है, तो मैं यहां पर एक कार्ड बनाऊंगा, बनाते हैं ना कार्ड जिसमें वो इमेज होती है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो वैसा ही कुछ बनाएंगे हम यहां पर, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मान लो एक H1, ठीक है। मैंने एक H1 बनाया, चलो H1 बनाते हैं, और H1 के अंदर मैं लिख रहा हूं हेलो, ठीक है ना। द नेम ऑफ यूजर इज, अब बताओ अगर मैंने पे करली ब्रेसेस लिखे और मैं लिखता हूं प्रॉप्स डॉट यूजर, क्या लिखूंगा? इसका मतलब फिर कार्ड्स में भी ये प्रॉप्स नाम की एक होनी चाहिए, तो ठीक है, वो तो हो गया, कार्ड तो मैंने बना लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि home.jsx में मैं यहां पर वेलकम ऐसे करके फिर यहां पर मैं कार्ड को इंपोर्ट कर दूं? होगा, कार्ड यहां पर इंपोर्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कार्ड देखो कहां से इंपोर्ट हुआ? शेयर्ड कंपोनेंट स्लैश कार्ड से। अब ये क्या हो गया? ये चाइल्ड का चाइल्ड हो गया, समझो। app.jsx का होम चाइल्ड है और होम का चाइल्ड कौन है? ये कार्ड। तो ठीक है ना, अगर मैं इसको सेव करूं तो बताओ क्या आएगा? वेलकम इरफान यूसुफ, द नेम ऑफ यूजर इज, पता है क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर अभी प्रॉप्स पास नहीं किया, तो आप इसको लिखो ना, यूजर इज इक्वल टू, यूजर क्या है? यूजर यही है, प्रॉप्स डॉट यूजर। तो आपने वही प्रॉप्स उठाकर किसको दे दिए? इसको। तो देखो भाई, इसके अंदर भी आ गया द नेम ऑफ यूजर इज इरफान यूसुफ। इसका मतलब डेटा कहां से आ रहा है? ऐप से। जा किधर है? होम में। होम से जाएगा कार्ड में। इस तरह से आपने क्या बनाया? चेन बनाई। ये अब ऐसा हो गया कि ऐप इज लाइक अ पेरेंट, होम इज चाइल्ड, और ये हो गया चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, थे ना, पापा के पापा, दादाजी, ये वही हो गया, ठीक है। ये हो गया बच्चे का बच्चा, नवासा। तो इस तरह से हम कार्ड के अंदर भी फिर कुछ बना सकते हैं, लाइक कार्ड के अंदर भी अंदर एक और कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप ऐसे ही प्रॉप्स आगे पास करते जाओगे। इट मींस ये जो एक तरह से जो हम कह सकते हैं ना, हेरिटेज, जैसे विरासत होती है। विरासत कैसे फ्लो होती है खानदान में? टॉप टू बॉटम। अभी थोड़ा ही बच्चा पापा को कुछ देगा, फिर ग्रैंड उसको भी दे देना थोड़ा हिस्सा। हिस्सा हमेशा कौन मांगता है? बच्चे मांगते हैं। फिर बच्चों के बच्चे उनसे मांगते हैं। फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है हेरिटेज की। इसी तरह से रिएक्ट में भी डेटा फ्लो होता है, ठीक है। डेटा फ्लो ऐसे ही होता है, लेकिन डेटा फ्लो में इसमें प्रॉब्लम एक है, बताओ क्या? अगर हमने देखा अभी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एक ऐप कंपोनेंट है, एक होम कंपोनेंट है, एक कार्ड कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स में जब आपने डेटा पास करना पड़ा तो आपने प्रॉप्स पास करने पड़े तीनों कंपोनेंट्स को। अब मुझे एक बात बता, अगर हायरार्की में 10 कंपोनेंट्स होते तो 10 बार आपको प्रॉप्स पास करने होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को हम रिएक्ट में बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे। नेस्टेड कंपोनेंट्स का मतलब है कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। जब बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ होते हैं ना, अंदर अंदर अंदर, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे प्रॉब्लम होती है कि दैट, कोई भी दे दो, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे नेस्टेड उसको बोलते हैं, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर हो, उसको बोलते हैं नेस्टिंग। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग। तो जब नेस्टिंग हो जाती है तो उस वक्त अगर आपको मजबूरन होके प्रॉप्स, मान लो आपको ऐसा समझो हमारे पास है A,
बी सी डी ई एफ जी, ये आपस में हायरार्की में, यानी कि बी किसके अंदर है, ए के अंदर, सी किसके अंदर है, बी के अंदर, डी सी के अंदर। इसी तरह से आप हायरार्की बना लो। मान लो अगर जे को डेटा चाहिए, अगर किसको चाहिए, जे को, तो वो कहां कहां से लेके आना पड़ेगा आपको, वो बराबर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, फिर एच, फिर आई। उसी को हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। जब आपको, हालांकि इन बिटवीन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मान लो उनको उस डेटा की जरूरत ही नहीं थी, आप समझ गए, यानी कि जो बीच में जो भी कंपोनेंट्स है ना, उनको उस डेटा की जरूरत थी नहीं। डेटा की जरूरत किसको थी, नीचे वाले कंपोनेंट को। आपको डेटा कहां कहां से पास करना पड़ेगा, आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज प्रॉप ड्रिलिंग। ये इंट्रिंसिक है। ये इंट्रिंसिक मतलब ये जब रिएक्ट को डिजाइन किया गया था तो उस वक्त उन्होंने सोचा ही नहीं था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में जब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बने, बाद में पता चला कि व्हेन डीप नेस्टिंग इज देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज प्रॉप ड्रिलिंग। और प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए फिर उन्होंने एक और लाइब्रेरी बनाई, एंड दैट्स कॉल्ड एज रिडक्स, ठीक है। तो प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए हम यूज करते हैं क्या, रिडक्स को। हालांकि रिएक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है, दैट्स कॉल्ड एज प्रॉप ड्रिलिंग, जो कब होती है, जब हम प्रॉप्स पुश करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने यहां पर ब्राउजर राउटर भी सीखा, ठीक है। हमने देखा राउटिंग कैसी होती है, और राउटिंग में जब आप नैबार में राउटिंग करते हो तो उस वक्त आप लिंक का इस्तेमाल करें। और इसमें ब्राउजर राउटर कहां से लाते हो आप, रिएक्ट राउटर डॉम से। इसमें तीन चीजें हैं, ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड रूट, तो ठीक है ना। तो ब्राउजर राउटर ऊपर, उसके अंदर नैबार, उसके अंदर राउट्स, उसके अंदर रूट। और रूट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पाथ और एलिमेंट। पाथ का मतलब हो गया ये पाथ, ठीक है, पाथ का मतलब पाथ ही हो गया। और एलिमेंट का मतलब हो गया जो कंपोनेंट आप वहां पर माउंट करना चाहते हो। इट मींस व्हेन आई गो टू द स्लैश, होम कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड, एंड व्हेन आई विल गो टू अबाउट पाथ, तो एलिमेंट अबाउट विल बी रेंडर्ड, ठीक है। तो इट मींस वी कैन से दैट दिस इज कंडीशनल रेंडरिंग। क्या है, इट मींस जब स्लैश पे जाओगे तो होम चलेगा। इसना इफ कंडीशन है कि इफ राउट इज स्लैश देन होम कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड, इफ पाथ इज अबाउट देन अबाउट। तो यहां पर इन राउट्स के बीच में ये एक तरह से कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हमने वहां से नैबार में क्या किया, लिंक्स का इस्तेमाल, और आपने देखा कि CSS फाइल्स इनके साथ कैसे अटैच करनी है, ठीक है। और हमने एक कंपोनेंट बनाया कार्ड। अब आप कहोगे कि सर ये कार्ड क्यों बनाएंगे हम अलग। देखो, आप एक सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा कार्ड बना सकते हो, कहां पर, अलग से। फिर आप कितनी जगह पर उसको इंपोर्ट कर सकते हो, जहां पर भी आपको कार्ड्स की जरूरत होगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीयूजेबल कोड। क्या बोलते हैं, रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड का मतलब है कि देखो, जब आप यहां पर कंपोनेंट्स बनाओगे, कल को दूसरे किसी प्रोजेक्ट में आपको नैबार की जरूरत पड़ेगी, आप यहां से नैबार उठा के उसमें डाल दो, ठीक है। आया समझ नहीं कि अगर आप ऐसा है ना कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, now आप सेकंड प्रोजेक्ट पे हो, अब आपको फुटर चाहिए, आप यहां से फुटर लेकर उसमें डाल दो, क्योंकि फुटर एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। और इसी कंपोनेंट बेस्ड यूआई की मदद से ही तो असल में हम अचीव कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी किसी कंपोनेंट के अंदर चेंज होता है, तो हम बस उसी कंपोनेंट को वहां पर चेंज कर देते हैं। रिएक्ट का काम होता है सिर्फ उसी कंपोनेंट को चेंज करो। और हाँ, ये कंपोनेंट्स क्या है, दीज आर एक्चुअली फंक्शंस। अगर ये बेसिक HTML होती तो ये नामुमकिन होता। ये तो असल में फंक्शंस है। हमें क्या करना है, एक फंक्शन को वापस कॉल कर लेना है, ठीक है, दूसरी फंक्शन इन्वोक करनी है वहां पे, ठीक है, उसी जगह पर दूसरी फंक्शन इन्वोक करनी है और एक फंक्शन को पीछे हटा देना है। आया समझ। तो ये बस यही है, फंक्शंस है। इसमें एक और तरह की रिएक्ट भी होती है, दैट्स कॉल्ड एज क्लास बेस्ड रिएक्ट, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, बहुत पुरानी है। अब ज्यादातर हम फंक्शन बेस्ड रिएक्ट ही समझते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे कंपोनेंट्स फंक्शंस होती हैं, और ये फंक्शंस रिटर्न क्या करती हैं, HTML, बट रिटर्न बाद में करती हैं। इससे पहले और भी इनके यहाँ पर कुछ हो सकता है, लाइक जैसे होम है, होम, ठीक है। तो होम में रिटर्न से पहले आप जो भी जावास्क्रिप्ट आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और वो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए भी आपके पास खास कुछ टूल्स है, उनको हम बोलते हैं हुक्स। क्या बोलते हैं, हुक्स। हुक्स शायद हमने थोड़ा सा परसों मैंने आपको बताया था। हुक्स दो है, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट, और भी बहुत सारे हुक्स हैं, लेकिन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। कल हम यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट पढ़े, ठीक है। कल हमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट पढ़ना है।